Hello student, welcome back to MIT Zedda 24/7. I Anita Sharma, your history mentor. So student, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो हम इसमें संविधान कैसे बनाया गया, हमारा भारत का संविधान कैसे बना, इस पूरे चैप्टर को हम इस वन शॉट एक रिवीजन लेने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले आपको ये चैप्टर फिर से अच्छे से क्लियर हो जाए और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छे से पुट अप कर सको, राइट? अच्छे से लिख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? तो भारत का संविधान, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, राइट बच्चे? तो जैसे कि हमें भी पता है कि बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चे जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सारी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी कंट्री के। तो ये जो रूल्स बनाए होते हैं और इसको एक बुक में लिखा जाता है, राइट? ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि किसी भी गवर्नमेंट को, सिटीजन्स को, कंट्री में रहने वाले सभी लोग इसमें आते हैं, तो सभी को ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है और इसी की वजह से एक कंट्री अच्छे से स्मूथली तरीके से रन करती है। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, ये होना किसी भी कंट्री के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ना तो अपनी मनमानी कर सकती है और ना ही सिटीजन अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक बाउंड्री सेट कर दी है, एक लिमिट सेट कर दी है कि तुम इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है? तो अब करते हैं हम इसको स्टार्ट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, मतलब बनकर तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। कब? कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 26 जनवरी कराते हैं। पूछा क्या गया है, अडॉप्ट पूछा गया है 26 नवंबर 1949 को, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, राइट? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, राइट? तो यहां पर बताया जाता है, और अगर थोड़ा सा आइडिया हम ये ले लें कि अब कितने साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए हो गए हैं, तो 2022 के अनुसार 2020 मार्क्स 70 years of the adoption of the Indian Constitution। अडॉप्शन कहा गया है ना, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए 2020 में 70 years कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? चलिए, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। तो इसको इफेक्ट में कब लाया जाता है बच्चे? 26 जनवरी 1950 को। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इसके अलावा किसी भी कंट्री का इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट इज द लेंथी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इंडिया हैज द ह्यूज साइज एंड द लार्ज स्केल ऑफ द डाइवर्सिटी। ये सबसे बड़ा क्यों है, इसको लार्जेस्ट क्यों कहा गया, लेंथीएस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे इंडिया एक डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर उनके हिसाब से डिमांड सोच करके तो सारी चीज़ों को मेंशन किया गया ताकि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो। इसलिए सभी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको इतना बड़ा तरीके से लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिटवीन द दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949। तो बच्चे एक्चुअल में इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि इसको 11 सेशन में कंप्लीट किया गया, 11 बैठकें हुई, तब जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया गया। कितने सेशंस? 11 सेशंस में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सेशंस में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया गया। उस पर चर्चाएं होती थी, फर्स्ट जो बैठक हुई थी, सेशन हुई थी, उसमें ये पॉइंट्स रखे गए थे। तो उस पर कुछ लोग एग्री करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो फाइनल डिसीजन निकालते निकालते इसके लिए 11 सेशंस को हेल्ड किया गया था, तब जाकर इसको कंप्लीट किया गया। और अगर पूरे प्रोसेस की बात करें तो बच्चे ये आएगा 2 years 11 month, ठीक है? 2 years 11 months और 18 days में ये कंप्लीट किया गया था, ठीक है बच्चे? 11 months 18 days में ये कंप्लीट किया गया था। मतलब अगर अराउंड की बात करें तो टोटल इसको अराउंड 3 years लगे थे कंप्लीट होने में। तो इसको दिसंबर 1946 से ये स्टार्ट करते हैं, दिसंबर 1946 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 1949 में इसको खत्म किया जाता है। द ड्राफ्ट वर डिस्कस द कॉज बाय द क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो इसका ड्राफ्ट, पहले हम कोई भी बुक, कोई भी हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले उसमें रफली वो करते हैं ना, रफ एक तरीके से निकाल कर देखते हैं क्वेश्चन को, सम को निकाल के देखते हैं कि रफली ये हुआ। तो पहले इसको रफली तैयार किया गया था, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, फिर इसको फाइनलाइज किया गया, ठीक है?
उसके बाद इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटीज और सब कमेटीज मिलकर के कमेटी में क्या होता है, वो एजेंडा को डिस्कस किया जाता है, तब जाकर उसको फाइनलाइज किया जाता है। अब अगर बात आती है हमारी आगे की कि इवन इवेंट्स बिफोर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले के इवेंट्स को इसमें बताया गया है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही थी। पॉपुलर मूवमेंट, एक मूवमेंट चल रहा था, जैसे कि हमें भी पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 में चल रहा था। और अगर बात आ जाती है डेट की भी, तो 8 अगस्त कर देना, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल फॉर फ्री इंडिया एंड अपराइजिंग द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे वर पॉपुलर अमंग द पीपल। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस अपनी कार्यवाही में बहुत ज्यादा बिजी थे, मतलब अपनी एक्टिविटी में, तो उन्होंने एक इंडियन आर्मी बनाई, ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन रॉयल इंडियन नेवी। तो ये एक अपनी आर्मी बनाते हैं बॉम्बे में। तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने काफी स्ट्रगल किया और लोगों के बीच में ये आर्मी, ये जो उनकी सेना थी, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हर लोग इसको ना, हर कोई जो भी सुनता इसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। वन सिमिलर फीचर ऑफ ऑल द अपराइजिंग ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, मतलब कि ये जो क्यों बताया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को लोग क्यों इतना पसंद करते थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पर यूनिटी को देखा गया था। और जो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को जो एक करने का काम करेगी, वो उस टाइम में सबसे अच्छा समझा जाता था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। और सुभाष चंद्र बोस की ये जो इंडियन नेवी आर्मी बनी थी, रॉयल इंडियन नेवी जो बॉम्बे में बनी थी, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ रिक्रूट किया गया, दोनों साथ में मिलकर काम करते लगे। तो ये एक बहुत ही एक उनका एप्रिशिएबल वर्क था। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दो पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम, तो दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, कभी वो कभी वो कभी वो, राइट। तो हमें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी उस टाइम में मेजोरिटी में थी, हर टाइम उसको मेजोरिटी में वोट मिलते थे, तो इसी वजह से वो बार बार सत्ता में आ जाती थी। जिसको मेजोरिटी मिलेगी तो शासन तो उसी का होगा ना, गवर्नमेंट उसी की बनेगी। मुस्लिम लीग थोड़ा सा साइड में हो गई थी, क्योंकि उनको उतना बहुमत नहीं मिला था, उतनी मेजोरिटी नहीं मिली थी जितना कि उनको विन करने के लिए चाहिए थी। पॉलिटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फेल टू ब्रिंग द रिलीजियस। अब देखो क्या होता है, कांग्रेस थी, पॉलिटिकल पार्टी दो थी ना, एक तो कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। दोनों ही पार्टी ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत प्रयास किए कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए, उनकी यूनिटी को लेकर काफी उन्होंने प्रयास किए, बट फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन विद द बिगिनिंग ऑफ द कलकत्ता हार्मनी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इन लेटर ईयर्स, विद द बिगिनिंग ऑफ द कलकत्ता किलिंग ऑफ अगस्त 19, बच्चे ये एक क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता किलिंग जो इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, ये कब होता है, ये होता है अगस्त 1946 में। तो अगर डेट भी आ जाए तो 6 से लेकर के 9 अगस्त की डेट कर देना इसमें, कि 6 से लेकर के 9 अगस्त 1946 में कोलकाता में एक बड़े लेवल पर किलिंग होती है हिंदू और मुस्लिम की। हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, दोनों एक दूसरे को आपस में झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, राइट। तो वायलेंस कंटिन्यू अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑलमोस्ट द ईयर, पूरे साल ये चलता रहा, ना सिर्फ कलकत्ता में बल्कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में चलता रहा। पार्टीशन पुट, अब तो ये सिचुएशन आ गई थी कि पार्टीशन तो होकर रहेगा चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर ये यूनाइट होकर रहेंगे तो यूनिटी के तो इनके लक्षण दिख नहीं रहे हैं। अगर इस तरह से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको यूनाइट करके रखा जाएगा तो ये तो फिर आधी दुनिया खत्म कर देंगे, आधा भारत खत्म कर देंगे। तो ये तय हो चुका था कि दो तो देखो नेशन बनेंगे। पार्टीशन पुट मेंबर्स मुस्लिम इन इंडिया एंड हिंदू सिख इन पाकिस्तान। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, पार्टीशन पुट द न्यूमेरियस मुस्लिम इन इंडिया एंड द हिंदूज एंड द सिख इन पाकिस्तान। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये सारे लोगों को क्या किया जाता है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दे वर लेफ्ट विद द टू चॉइसेस। तो उनको दो चॉइसेस दी गई, या तो तुम हिंदुस्तान में रह लो या तुम पाकिस्तान के बन जाओ। उनके पास दो चॉइस थी, या तो भारत का अंग बने, या तो भारत का पार्ट बने, इंडिया में रहे या फिर पाकिस्तान में रहे। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए उनको एक रात का टाइम दिया गया, उनको सिर्फ एक रात का टाइम दिया गया। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी, जो सनी देओल की थी, गदर,
मूवी देखी होगी, राइट। उसमें पूरा का पूरा सीन दिखाया गया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो एक रात का टाइम दिया गया था कि तुम्हें पाकिस्तान में जाना है, तुम मुस्लिम हो, पाकिस्तान को अगर तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो तो तुम पाकिस्तान की तरफ जाओ। एक बाउंड्री बना दी गई, जो बाउंड्री से इस तरफ चला गया पाकिस्तान, इस तरफ रह गया वो हिंदू। अब एक रात का टाइम था, भगदड़ मची हुई थी, काफी लाखों लोग जो है वो एक दूसरे को मतलब क्रॉस करने के चक्कर में कुछ लोग नीचे गिर जाते थे, तो काफी ज्यादा लोग मारे भी गए थे, घायल भी हुए थे। इस तरीके से इसमें बताया गया है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो मुस्लिम लीग ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें किसी तरह से कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है तो बनाने दीजिए, हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ना ही हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द इलेक्शन, अब ये जो असेंबली बनती है बच्चे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक कमेटी बनाई जाएगी, लोगों का एक ग्रुप बनेगा, वही तो डिसाइड करेगी ना, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इसके लिए एक असेंबली कंडक्ट की जाती है और असेंबली के मेंबर जो होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होंगे। देखो, असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इंस्टेड ऑफ द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। मतलब कि वयस्क मताधिकार ना करके, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो 18 ईयर्स से अबव हो जाते हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, इस लेवल पर वोट ना करवा के बल्कि सिर्फ प्रांतीय जो सभा विधान परिषद होती है उसके बेस पर ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। मतलब कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, जैसे हमारे एरियाज में भी क्या होता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ही इस असेंबली के मेंबर बनाए जाएंगे। पूरे भारत में इलेक्शन ना करवा के हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को जो वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, तो उस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू वोट ना करवा के सिर्फ किस पर करवाएंगे, वो करवाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू। जो मेंबर इलेक्टेड मेंबर होंगे वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे असेंबली में, वही उनके मेंबर बनेंगे। द इलेक्शन ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड। अब इसके लिए इलेक्शन करवाए गए, असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए गए 1946 में। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, असेंबली आल्सो हैड रिप्रेजेंटेटिव द प्रिंसली स्टेट। इसमें न सिर्फ ये जो आपकी प्रांतीय विधानसभा परिषद होती है, ना सिर्फ इसके मेंबर होंगे बल्कि प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर होंगे। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, जो देसी रियासतें थी ना, जो इंडिया के अंदर देसी रियासतें थी, देखो 2 रियासतें थी, 2 प्रोविंसेस थे, तो ये जो प्रिंसली स्टेट होते हैं, एक ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में जो स्टेट आते थे, एक वो होते थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे इंडिया के, तो ये अपनी, इनके पास ऑटोनॉमी थी, ठीक है, तो ये अपनी तरफ से रूल कर रहे थे। तो कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, तो दोनों को मिलाकर के इस असेंबली का पार्ट बनाया जाता है, इस असेंबली के मेंबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या सोचकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो आइए जानते हैं इसका रीजन क्या था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड। बच्चे यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, डिफाइन द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को डिफाइन करने का, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को शो करने का एक जरिया था, माध्यम था। जब हम किसी को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं तो हम अपना क्या करते हैं, हम अपना नाम बताते हैं, हमारी क्वालिटी बताते हैं, मतलब एक तरह से हमारा बायोडाटा जो होता है, हमारा जो अपने बारे में जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो बताते हैं। तो इंडिया को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है या इंडिया की पहचान दुनिया के अंदर कैसे बनेगी, तो उसमें वो बातें लिखी जाएंगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ये उनका रेजोल्यूशन होगा, ये उनका एक सपना होगा कि हम अपने स्वतंत्र भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें किसी तरह का कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, राइट, शांति बनी रहेगी, लोगों को हर तरीके के राइट्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई और इसी तरह की सोच हमारे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ली गई थी, रखी गई थी। इट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क विदिन विच ऑफ द वर्क कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज प्रोसीड, कि हमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट हो गई। द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वर द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये क्या होगा, फर्स्ट
इट प्रोक्लेम इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड द रिपब्लिक कंट्री। ये क्या कह रहा है? इट प्रोक्लेम, ये घोषणा करता है क्या, हमारी जो उद्देश्य प्रस्तावना है इंडिया की, या मतलब हमारी एनसीईआरटी के ना फर्स्ट बुक पे ये लिखी होती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा होता है, ठीक है, प्रिम्बल लिखा होता है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो इसी से रिजेंबल है कि इट प्रोक्लेम, तो ये दर्शाता है, ये घोषणा करता है कि इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट, इंडिया अब आजाद हो गया है, इंडिया सोवर्डन हो गया है और इंडिया रिपब्लिक कंट्री बन गया है, गणतंत्र बन गया है। गणों का जो गणतंत्र होता है कि उसको अपनी अपनी डिसीजन खुद लेने का राइट मिल गया है, अब वो किसी के अंडर में नहीं रहेगा। तो इस तरह का एक वो जो उद्देश्य था वो रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये लोगों को गारंटी देगा किस चीज की, कि उनको जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट कहता है इट एंश्योर द एडिक्वेट सेफगार्ड ऑफ द माइनॉरिटी, तो यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सभी के लिए उनके हिसाब से डिमांड को रखा गया था, सोच करके, और उनके ऑप्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था कि उनके लिए भी सोचकर कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा ही लिखा गया है। द विल ऑफ द पीपल, अब ये विल ऑफ द पीपल क्या होता है? विल का मतलब होता है बच्चे इच्छा, लोगों की इच्छाओं पर, उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को, अब कोई बच्चा मान लीजिए क्लास में है, अब वो डिमांड करता है कि यार हमारी क्लास में ये होना चाहिए, तो अगर वो मानने लायक होगा और टीचर को लगेगा कि हाँ ये मानने लायक और ये बात सभी लोगों के लिए अच्छी है, तो उस तरह की बातों को कंसिडर किया जाएगा, उसके व्यूज को कंसिडर किया जाएगा, उसके ओपिनियन को कंसिडर किया जाएगा, आगे तक बात पहुंचेगी और उसको क्लासरूम में वैसा हो जाएगा। तो सेम वैसे ही लोगों की डिमांड पर ध्यान रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया। एक पर्सन थे जिनका नाम था सोमनाथ लाहिरी, ये हमारे लीडर थे, कौन से? कम्युनिस्ट लीडर थे, ये कम्युनिस्ट मेंबर थे। व्यूड दैट द डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स तो छोड़कर चले गए हैं इंडिया, वो बैक टू पवेलियन हो गए, वापस चले गए अपने इंडिया, लेकिन जाते जाते भी इंडिया के ऊपर बम फोड़ कर गए हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि उनके जाने के बाद ये जो टेम्परेरी बेस पर गवर्नमेंट बनाई है ना, ये हमारी भारत की गवर्नमेंट नहीं है, हमारी भारत की सरकार नहीं है, ये लोगों के बारे में नहीं सोचेगी, इंडियंस के बारे में, बल्कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे इनको सजेस्ट करेगी, जैसे इनको ऑर्डर करेगी, ये वैसे ही काम करेंगे, तो इस पर लोग विश्वास मत करो तुम लोग, ठीक है। तो इनका ये मानना था। He urged that member of the fully free themselves from the influence of the imperial rule. So Lahiri wanted to realize that member that assembly was British made and was working according to the British plan and the wish. तो ये जो assembly बनी है ना, constitution assembly बनी है, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स जैसा इनको गाइड करेंगे, जैसे इनको डायरेक्शन देंगे, ये उसी डायरेक्शन में चलेंगे और उसी के बेस पर काम करेंगे। तो ये सोचना था सोमनाथ लाहिरी जी का। नेक्स्ट आता है कि आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये आइडल्स क्या क्या होंगे, आदर्श जो होंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रखे जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग द कंसिडर सोर्स ऑफ द एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखो, जिसने स्ट्रगल किया होगा बच्चे, तो उसी को स्ट्रगल की वैल्यू पता होगा ना, राइट। अब हमें तो क्या हुआ कि हमें एक विरासत में हमें फ्रीडम मिल गई है, हम तो फ्री इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जिसको फ्रीडम का स्ट्रगल करना पड़ा, जिसको ये सब सहना पड़ा, जिसको सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, उसको पता है कि फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। किसी उसको क्या बोलेंगे उसको, किसी बर्ड को अगर तुम केज में बंद कर दो और एक वो खुली हवा में उड़ रहा है, तो कौन सा, अगर तुम उस बंद पिंजरे में उसको कुछ भी अच्छी अच्छी खाने की चीजें दो, तो वो इतना खुश नहीं रहेगा जितना कि वो आसमान में, खुले आसमान में उड़कर वो जो एक खुशी उसके पास होगी ना, वो उसके बंद केजेस में नहीं होगी। तो सेम वही इसमें आता है कि सिंस द 19th सेंचुरी आइडल द डेमोक्रेसी। अब ये जो हमारा फ्री इंडिया था, ये जो हमारा फ्री इंडिया था, तो इसमें जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है वो इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि फ्री ये कैसे हुआ और हमने इसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए। सिंस द 19th सेंचुरी द आइडल डेमोक्रेसी, कि हमें जो चीज हमने फेस की है ना, वो हमारी आने वाली जनरेशन फेस ना करे उसको। तो उसके लिए अब वो स्टेप आउट करेंगे। स्टेप आउट कैसे करेंगे कि उनके लिए डेमोक्रेसी लाई जाएगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, हैड बिकम द क्लोजली एसोसिएटेड विद द सोशल स्ट्रगल इन इंडिया। तो ये बेसिकली 3
जो मेन डिमांड रखी गई थी, जो लोगों के एक सोच थी कि हमें डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए, हमें प्रजातंत्र, हमें लोकतंत्र मिलना चाहिए। लोकतंत्र प्रजातंत्र क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि लोगों का शासन, जो लोगों की डिमांड पर, लोगों की मांग पर काम करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो यही कहती है ना कि लोगों के बेस पर ही वो काम करती है एक्चुअल में। तो जो डिमांड लोगों की होगी उसी को ध्यान में रख करके और पूरी कंट्री में उसको लागू किया जाएगा। द सोशल रिफॉर्मर्स इन द 19th सेंचुरी वर प्लीडिंग फॉर द सोशल जस्टिस। अब ये सोशल रिफॉर्मर्स कौन थे? जो समाज सुधारक थे। दे अपोज द चाइल्ड मैरिज। उन्होंने काफी सारी ऐसी हमारी इंडियन सोसाइटी में जो इविल्स फैली हुई थी, जो बुरे रीति रिवाज फैले हुए थे, उनको बंद करना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज था, विडो रीमैरिज एक्ट था, राइट, सती सिस्टम था, और विमेन एजुकेशन को लेकर आगे डेवलपमेंट करनी थी। तो इस तरह के जो कदम उठाए गए वो सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा उठाए गए। और हमारे इंडिया के जो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर कहलाते हैं वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आधुनिकता को इंडिया के अंदर लेकर आए थे। ठीक है, द कैंपिंग ऑफ द स्वामी विवेकानंद टू रिफॉर्म द हिंदुइज्म। अब स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? इन्होंने भी रिफॉर्म किया। हिंदुइज्म वाज एफर्ट टू मेक द रिलीजियस मोर जस्ट। देखो, जो लोग अपने धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर, कोई मुस्लिम धर्म को, मतलब इस्लाम धर्म को जिसने अडॉप्ट कर लिया था, कोई क्रिश्चियन बन गया था, कोई कुछ बन गया था, तो इन्होंने बैक टू वेदास का कंसेप्ट दिया। ठीक है, बैक टू वेदास का कंसेप्ट दिया, और इन्होंने बैक, वो क्या बोलते हैं, मूवमेंट था ना, शुद्धिकरण मूवमेंट जो था, शुद्धि मूवमेंट था, तो वो इन्होंने चलाया था। वो मूवमेंट क्या था बच्चे, कि जो लोग अपने धर्म से अलग हो चुके हैं वापस इनको अपने धर्म में लेकर आना। तो उसके लिए शुद्धि मूवमेंट चलाया जाता है, शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। तो ये चलाते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद, और वापस से इसको हिंदू धर्म में लेकर आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से रिफॉर्म किए जाएंगे? वो तो चलो सोसाइटी के बेस पर थे, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर किस तरह से रिफॉर्म किए जाएंगे? द नंबर ऑफ एक्ट वर पास्ड, नंबर ऑफ एक्ट्स वर पास। तो देखो, 3 तरह के जो है एक्ट पास हुए, नंबर ऑफ एक्ट वर पास। फॉर एग्जांपल 1909, 1919 और 1935 में ये एक्ट लागू किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। किस तरह के एक्ट थे ये? कि रिफॉर्म्स को लेकर के, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को, या हमारे जो संविधान बनेगा उसमें इस तरह के वो होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। विच एनलार्ज द स्पेस फॉर द इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविंसेस गवर्नमेंट, राइट। सो द एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्शियली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंसेस। अब ये क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव वाज मेड। कौन होता है एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे हमारे आईएएस ऑफिसर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव वाज मेड partly responsible to the province's legislation 1919 and entirely responsible under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किए गए वो 1909 में किए गए थे, 1909 में किए थे। फिर दूसरा एक्ट पास होता है, इसमें किया जाता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई थी, फिर दूसरा एक्ट लागू किया जाता है, तो उसमें जो भी कमियां रह गई थी उसमें सुधार किया जाता है। फिर लास्ट आता है 1935 में, इसमें भी होता है। अब ये 1919 में कैसे सुधार किए गए थे, कैसे रिफॉर्म्स किए गए थे, कि जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के पास, मतलब पूरे देश का वो फर्स्ट नागरिक कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ किसी भी कंट्री का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो वहां का प्रेसिडेंट होता है। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की। तो ये क्या हो गया कि द एग्जीक्यूटिव वाज मेड पार्शियली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंसेस लेजिस्लेशन, और ये एक्ट पास किया गया 1919 में, एंड एंटायरली रिस्पॉन्सिबल अंडर द, और ये जो एग्जीक्यूटिव होंगे ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में। मतलब कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट काम करेगी किसके बेस पर? वो लोगों की डिमांड पर काम करेगी, और वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, एंटायर कंट्री के बेस पर, राइट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक्ट को पास किया जाएगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन 1937 अंडर द 1935 द कांग्रेस केम टू पावर आउट ऑफ द
8 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। 1937 में बच्चे इलेक्शन यहाँ पर हेल्ड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्शन में देखो पहले क्या होता था कि आपस में ही ना इलेक्शन करवाए जाते थे, जैसे इलेक्टेड मेंबर होते थे उन्हीं में से ही मिनिस्टर्स को डिक्लेयर कर दिया जाता था कि तुम्हें इस तरह का मिनिस्टर बनाया जाता है, तुम्हें ये वाला डिपार्टमेंट है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू तो वो तो बाद में आई थी ना, वो तो काम बाद में किया गया था। इससे पहले जो था कि देखो जो 1909 में एक्ट पास किया गया उसके थ्रू कि हम इलेक्शंस को हेल्ड करवाएंगे और इस तरह से इलेक्शन को हेल्ड करा के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होंगे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स होंगे। फिर उसके बाद उसमें मॉडिफाई किया जाता है। 1919 में एक एक्ट पास होता है। इसमें पूरी तरह कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो पूरी तरह से एंटायरली मतलब पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि जिम्मेदारी उनके ऊपर देश की ज्यादा होगी, तो उनको ठीक से काम करना होगा। तो ये एक्ट पास किया गया 1919 में। 1935 में जो एक्ट पास किया गया उसमें यह कहा गया था कि गवर्नमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों की डिमांड पर काम करने के लिए, ठीक है। तो वो लोगों की डिमांड को समझ करके एक्ट बनाएगी और फिर उसको लागू करेगी। ड्यूरिंग द इलेक्शन 1937 अंडर द 1935, इस इलेक्शन में जो कि इसके से कनेक्टेड थी, द कांग्रेस केम टू प्रोविंसेस आउट ऑफ, अब कांग्रेस को 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस पर जीत हासिल हुई। अर्लियर प्रोविंशियल बॉडीज वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट ऑफ द वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख पे प्रोविंसेस यानी कि सीट्स उसी के बेस पर, जितनी पॉपुलेशन होती है ना बच्चे, उसी के बेस पर सीट्स को लागू किया जाता है। अब जैसे यूपी सबसे बड़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा सीट्स हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा की। तो उसमें बताया गया कि जितना एरिया जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से सीट्स डिवाइड की जाएंगी। जितने एरियाज होंगे कि एक यूपी की मान लीजिए इतनी सारी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी कितनी, मान लीजिए कि आप कुछ मान लीजिए 10 लाख मान लो या 1 करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो, 1 करोड़ मान लीजिए कि यूपी की पॉपुलेशन इतनी है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मान लीजिए। अब उसमें क्या होगा कि इतनी सारी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है प्रोविंसेस में और उसी के बेस पर सीट तैयार की जाती है कि इतनी लोकसभा की सीट वहां पर होगी। अब 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस पर जीत हासिल करी कांग्रेस ने। अर्लियर प्रोविंशियल बॉडीज वर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरेट ऑफ द वेरी स्मॉल साइज। तो पहले तो छोटे से एरिया में ही जैसे इलेक्शन करवाए जाते थे तो इसका दायरा फिक्स नहीं किया गया था। दो द साइज ऑफ द इलेक्टोरेट वाज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर बट इवन द 1935 इट रिमेन्ड लिमिटेड द 10 to 15% एडल्ट पॉपुलेशन। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि वैल्यू क्या होती है वोट की, तो लाइटली लेते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे कि क्या करना है हमें। ऐसे ही कई बार तो अभी भी ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे घर के कि क्या करना है, कोई जीते कोई हारे, हमें क्या करना है, कोई भी गवर्नमेंट आए हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं, जैसे पहले था वैसे ही है। ये लोगों की गलत सोच है। उन्हें अपने वोट का यूज करना चाहिए, वो भी एक सही कैंडिडेट को दे करके, राइट। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है डिफाइन द राइट्स। तो द इंपॉर्टेंट इशू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिफाइनिंग द राइट। अब इंपॉर्टेंट इशू क्या बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि राइट्स को लेकर के, कि हम किस तरह के राइट लोगों को दें। राइट क्या होते हैं? डिमांड ही तो राइट होती है ना। आप लोग डिमांड करते हो कि मैडम इस तरह के सेशंस लेकर आइए, इस तरह के सेशंस लेकर आइए, तो आपकी डिमांड को सुनकर ही तो हम लोग सेशंस लेकर आते हैं ना, कि बच्चों के काम भी ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस करा दे, इस तरह के सेशंस लेने थे बच्चों के काम आ जाए, ठीक है। तो ये राइट्स क्या होते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि लोगों को किस तरह के राइट दिए जाएं। नो वन हैड आइडिया फॉर डिफाइनिंग द राइट ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन एंड नो वन वाज अवेयर वेदर देयर शुड बी द स्पेशल राइट फॉर द ऑप्रेस्ड ग्रुप और नॉट, राइट। तो क्या वो राइट सभी को इक्वल देने चाहिए या फिर कुछ एक ही, जो जैसे कोई
रिजर्व्ड कैटेगरी होती है या उन्हीं को स्पेशल राइट दिए जाएं। तो ये सबके सामने क्वेश्चन बना हुआ था कि राइट्स किसको कैसे दिए जाएं। द टास्क वाज वेरी डिफिकल्ट, देयर वाज अ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एक्सप्रेस। अब देखो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करने वाले की, उनकी अपनी अलग अलग डिमांड होगी। तो सबकी डिमांड को तो नहीं माना जाएगा ना, सबकी डिमांड में से कॉमन चीज को निकाला जाएगा, तब जाकर वो राइट बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, देयर वाज अ देयर वॉज अ पावरफुल अपील फ्रॉम बी पोकेर बहादुर। देखो अब यहां पर एक बहुत ही पावरफुल अपील की जाती है। कौन करता है? बी पोकेर बहादुर करते हैं, फ्रॉम मद्रास। ये कहां से थे बच्चे? ये कहां से अपील कर रहे थे? मद्रास से। और ये अपील कब की गई? 27 अगस्त 1947 को, टू कंटिन्यू विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सपोर्ट कर रहे थे, किसको कर रहे थे? सेपरेट इलेक्शन को सपोर्ट करते थे कि सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए ताकि वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी डिमांड को सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने रख सके। अब कोई प्रोविजनल, अगर मान लीजिए किसी अननोन पर्सन को किसी अदर प्रोविंसेस में भेज दिया या किसी अदर एरियाज में भेज दिया, तो वो उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा ना। जितना वहां के कैंडिडेट की पर्टिकुलर, मान लीजिए एक शेड्यूल्ड ट्राइब है या फिर कोई फॉरेस्ट ड्वेलर है या फिर फॉरेस्ट की वो जो कम्युनिटी बनाई गई है, अगर वहां से किसी को लीडर बनाया जाए तो वो उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेगा। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि सेपरेट इलेक्शन कराते हैं, तो सेपरेट इलेक्शन से वो अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो ये जो बी पोकेर बहादुर थे, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्शन को वो किया, सपोर्ट किया। ही आर्ग्यूड दैट दे कुड नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, मत करना इसको। आर बी धुलेकर, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चे, इतने सारे यहां पर लीडर्स के नाम दिए गए, किसने क्या अप्रोच की वो बताना है। So R.V. Dhulekar asserted that on the name of the safeguarding interest of the minorities, Britishers played their game. तो यहाँ पर R.V. धुलेकर ने asserted that the name of the safeguarding interest, कि हमें एक ऐसा सेफगार्ड मतलब बीच में लेकर आना है कि जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, यानी कि ये कौन हो गए? जो माइनॉरिटीज है ना, मतलब जो संख्या में कम है, हमें उनके बारे में सोचना है। तो अगर आता है कि माइनॉरिटीज को सपोर्ट कौन कर रहे थे या उनको लीड कौन कर रहे थे, तो आ जाएगा आर.वी. धुलेकर। ठीक है, और अगर सेपरेट इलेक्शन को कौन सपोर्ट कर रहा था, तो आ जाएगा बी पोकेर बहादुर। क्लियर है? जो कि मद्रास से इन्होंने अपील करी थी 27 अगस्त 1947 को। अब आता है अकॉर्डिंग टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये जो तुम सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रहे हो ना, ये एक ऐसा स्वीट पॉइजन है जो हमारी पॉलिटिकल बॉडी में घुस करके उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर देगा। इसलिए तुम सेपरेट इलेक्शन को तो छोड़ो, कॉमन इलेक्शन कराओ, जिससे कि हमारे देश की यूनिटी बनी रहे। इसीलिए तो इनको यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बोला जाता है, जो उनकी बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है ना। तो ये हमेशा यूनिटी में सपोर्ट करते थे और इंडिया को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है बच्चा? तो अकॉर्डिंग टू द गोविंद भल्लाल पंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोविंद भल्लाल पंथ, द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज नॉट ओनली हार्मफुल द नेशन बट आल्सो फॉर द माइनॉरिटीज। तो ये गोविंद भल्लाल पंथ ने भी यही कहा कि डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट फुल्ली हार्मफुल, पूरी तरह से नुकसानदेह भी नहीं है फॉर द नेशन बट आल्सो फॉर द माइनॉरिटीज, लेकिन ये माइनॉरिटीज के लिए नुकसानदेह है। ठीक है? The idea of the separate electorate was also not supported by all the Muslim. अब ये जो मुस्लिम वगैरह सब बोल रहे थे ना कि हमारे अलग से सेपरेट इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को अपने एरिया में डेवलपमेंट अपने तरीके से कर सके, तो उनमें देखो सारे मुस्लिम जो थे वो ये नहीं कहलाते थे कि उनको सेपरेट इलेक्शन करवाए जाएं। सारे सपोर्टिव नहीं थे इस चीज के। तो एक नाम आता है बेगम एजाज रसूल, फेल्ड द सेपरेट इलेक्शन। तो इन्होंने, ये मुस्लिम लीडर थी, तो इन्होंने ये फील किया कि सेपरेट इलेक्शन वर सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड द आइसोलेटेड द माइनॉरिटी फ्रॉम द मेजॉरिटी। ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अलग कर देगी।
इसलिए अगर ये एक बार अलग हो गई तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, फिर वो मेजॉरिटी में मिक्स नहीं होगी, वो हमारा एक जनरल का पार्ट नहीं बन सकेगी। इसलिए इनका कोई ऐसा उपाय निकाला जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि सारे यूनाइट भी होकर रहें और इनको इनके राइट से मिल जाए। तो देखो इतने सारे ओपिनियन लेने के बाद फिर लास्ट फाइनल डिसीजन क्या निकलेगा कि हम माइनॉरिटीज के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी एससी वालों के लिए या ओबीसी वालों के लिए हम रिजर्व कैटेगरी कर देते हैं ताकि ये लोग पिछड़े भी ना रहे और इनको आगे आने का मौका भी मिले। तो इसीलिए वहां पर रिजर्वेशन की डिमांड को रखा गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिफाइनिंग माइनॉरिटी। अब ये माइनॉरिटीज में कौन होंगे? एक तो ये कहते हैं जो संख्या में कम होते हैं उसको माइनॉरिटीज, लेकिन संख्या में कम कौन होंगे? तो एनजी रंगा, ए सोशलिस्ट वांटेड टू इंटरप्रेट द टर्म ऑफ द माइनॉरिटीज इन इकोनॉमिक टर्म, कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हम माइनॉरिटीज में काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो संख्या में कम होंगे। सारे तो ऐसा नहीं कि सारे अमीर होंगे, ऐसा भी नहीं कि सारे गरीब होंगे। जो बहुत ही गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास ना घर है, ना कोई काम है, ना कुछ है, तो उनको हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मान सकेंगे। इकोनॉमिक टर्म ये कहती है। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल माइनॉरिटी वर पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनकी जो क्या बोलते हैं डेली लाइफ भी बहुत मुश्किल से जो है वो लीड कर रहे हैं, तो उस तरह के लोगों को हम माइनॉरिटीज में काउंट कर सकते हैं। व्यूज ऑफ द जयपाल सिंह ऑन द ट्राइबल। अब जयपाल सिंह किसको लीड कर रहे थे? जयपाल सिंह जी लीड कर रहे थे ट्राइबल्स को। वो ट्राइबल्स को लीड करते, उन्होंने अपने ट्राइबल्स के लिए डिमांड करी। वन ऑफ द ग्रुप मेंशन बाय द रंगा, the tribal were represented the assembly by the जयपाल सिंह, राइट? तो ट्राइबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे जयपाल सिंह, तो ये जयपाल सिंह जी हैं। सो ही टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तुम लोग ओबीसी को, एसटी एससी वालों को, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनके लोगों के लिए तुम रिजर्वेशन किया, सेपरेट इलेक्शन ना करवा के सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रहे हो, बाद में मेजॉरिटी वो कहेगी कि इनको हम सीट देते हैं रिजर्वेशन की। वो रिजर्वेशन वाला फंडा बाद में आएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट आ रहा था कि इसका सेपरेट इलेक्शन का। तो तुम लोग बार बार ये सेपरेट इलेक्शन की अपनी कम्युनिटी को लेकर तुम लोग सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रहे हो, तो फिर हम भी आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्राइबल्स को लीड करते हैं, ट्राइबल पीपल्स को लीड करते हैं। He argued that tribes need the protection as the society did not treat them equally due to their primitiveness and the backwardness. तो ये सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये तो ट्राइबल है ना, तो इनको एक बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है, तो लोग इनको मतलब इनका स्टेटस बहुत ही लो रखा गया है। तो अगर हमने सेपरेट सिलेक्शन नहीं करवाए तो ये तो और भी पिछड़े रह जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं अलग हो जाएंगे। जब इनको कोई पूछेगा नहीं तो इनकी डेवलपमेंट कहाँ से होगी? तो ये जो सेपरेट इलेक्शन का फंडा है, तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने व्यूज देकर सेपरेट इलेक्शन को किसी ने सपोर्ट किया तो कोई इसके अगेंस्ट हो गया था। जयपाल सिंह डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द लेजिस्लेचर। अब जयपाल सिंह ने क्या किया, इनके लिए रिजर्वेशन सीट जो है वो रिजर्व्ड करा दी हमारे लेजिस्लेचर असेंबली में, सेपरेट इलेक्टोरेट टू अलाउ द ट्राइबल्स टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, और इनके लिए सेपरेट इलेक्शन की डिमांड भी कर दी कि ये अपनी कम्युनिटी से कोई इनका लीडर जब आएगा, इलेक्ट होकर आएगा, इलेक्टिव मेंबर होगा, तो वो अपनी डिमांड को गवर्नमेंट के सामने अच्छे से रख पाएगा क्योंकि वो इनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्शन के साथ साथ में रिजर्वेशन की डिमांड को भी रखा। इशू द राइट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। BR अंबेडकर जो कि सपोर्ट कर रहे थे कि इसको डिप्रेस्ड क्लास को, तो इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्शन की डिमांड रखी। बट गांधी जी इसको अपोज करते थे कि अगर हमने हरिजन्स को या हमारे डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को अगर हमने सेपरेट इलेक्शन कराए तो ये हमारे लोगों से यानी कि मेजॉरिटी वालों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। अगर ये संख्या में कम है, इनको अलग इलेक्शन दे दिए, सेपरेट इलेक्शन करा दी, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे करते हैं ना कि एक घर में 4 भाई होते हैं तो एक को बिल्कुल अलग कर दिया गया, किसी काम में नहीं पूछा जा रहा उनको, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना, तो कुछ ऐसा काम करना है कि वो सोसाइटी में ही मिलजुल कर रहे। N.G. Nagappa from the Madras pointed out the depressed class caste have been suffering not due to their numerical insignificance, they constitution the 20 to 25% of the total population.
हमारे इंडिया में बोला गया कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 20 से 25% डिप्रेस्ड क्लास है, तो उनके लिए हमें कुछ अच्छा करना होगा, कुछ बेटर करना होगा। बट ड्यू टू द सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन विच इज कंटिन्यू फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, तो ये इतने हजारों सालों से जो पिछड़े हुए हैं, तो हमें इनको अब आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इस तरीके से डिप्रेस्ड क्लास के लिए क्या रखा गया, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये थे नागप्पा जी, ठीक है, जे नागप्पा। रिकमेंडेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब ये क्या रिकमेंड करेंगे, ये क्या रिकमेंड करेंगे कि अंबेडकर गेव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्शन आफ्टर द वायलेंस ऑफ द पार्टीशन, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दैट। बहुत सारे लोगों की बातों को सुनकर, लीडर्स की ओपिनियन को सुनकर के फाइनली क्या होता है, 3 साल में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट कर लिया जाता है। ये क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है बच्चे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो आप कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने मेंबर्स थे, तो अराउंड 300 कर देना इसको, ठीक है, अराउंड 300, टोटल नंबर ऑफ अराउंड 300 कर देना, राइट। सो फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी, तो फाइनली क्या कंक्लूजन क्या निकाला कि अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश्ड। तो ये जो जाति पाति का भेदभाव करते हैं ना, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हिंदू टेंपल टू बी ओपन ऑल द क्लासेस, टू ऑल द क्लासेस। हिंदू टेंपल में मुस्लिम भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, किसी तरह की कोई मनाही ही नहीं होगी, ये भी बोला गया। नेक्स्ट कहता है सीट एंड द जॉब शुड बी रिजर्व्ड इन द लेजिस्लेचर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉर द लो कास्ट रिस्पेक्टिवली। जो लो कास्ट लोग होते हैं, डिप्रेस्ड क्लास है, ST SC वाले कुछ भी हैं, उनके लिए असेंबली में सीट रिजर्व की गई, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचा गया। द पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर क्या होगी इसमें, राइट। देखो एक तो सेंटर होती है, एक स्टेट होता है, तो स्टेट की पावर इसमें क्या होगी बताया गया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हमें पूरे भारत को स्टेट्स में डिवाइड करना है। आपको पता है बच्चे, जब इंडिया का मतलब इंडिया जब फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो इसमें टोटल कितने थे, जब सबसे पहले इसमें स्टेट डिवाइड किया गया था तो 14 स्टेट्स बनाए गए थे। कितने बच्चे, 14 स्टेट्स बनाए गए थे। अभी कितने हैं, 28, ठीक है। तो अब स्टेट की बाउंड्री को डिसाइड करना था कि कौन से स्टेट को कितना एरिया दिया जाए, उसकी बाउंड्री सेट किया गया कि यहाँ से यहाँ तक राजस्थान होगा, यहाँ से यहाँ तक गुजरात होगा, यहाँ से यहाँ तक असम होगा, यहाँ मेघालय होगा। तो ये पूरा जो है वो डिसाइड किया गया। सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज रिस्पेक्टिव राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट। तो देखो पावर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक स्टेट के पास जाएगी। वैसे तो 3 लिस्ट बनाई गई है ना, तो 3 लिस्ट कौन सी है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट है। तो इसमें 2 लिस्ट की बात की गई है कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म माना गया है कि मोस्ट ऑफ द जो मेजर डिसीजन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। स्टेट का एरिया फिक्स कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, वो हो गया, गुजरात गवर्नमेंट हो गई, राजस्थान गवर्नमेंट हो गई है, तो ये स्टेट वाइज गवर्नमेंट होती है। तो वो अपने अपने तरीके से करेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि सेंट्रल लेवल बड़ा होता है, इसलिए उसका ये राइट बनता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करे, उसको सुपरवाइज करे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो पहला आएगा यूनियन लिस्ट, मैंने अभी बता दिया। यूनियन लिस्ट में पूरा जो ओवरऑल जैसे हमारी आर्मीज है, तो वो आर्मी का पूरा चार्ज किसके पास होगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अंडर द आर्टिकल 356 सेंटर हैड पावर टू टेक ओवर अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो सेंट्रल के पास पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेट के। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट क्या होती है। अंडर द स्टेट लिस्ट वर्क कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे अलग अलग स्टेट पुलिस होती है, तो इसमें पुलिस अलग अलग, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, ये महाराष्ट्र पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस। तो ये जो पूरा पुलिस वाला डिपार्टमेंट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है और वो उन्हीं को ही सुपरवाइज करती है। उनको रिक्रूट करना, उनकी भर्ती करना, उनको फैसिलिटीज देना, तो इस तरह का स्टेट बोर्ड भी होते हैं। तो
इनके जो राइट होंगे या डिसीजन होंगे वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है बच्चे, दोनों की मिली भगत होती है। जैसे बैंक है वो स्टेट में भी हो सकता है, उस पर स्टेट का भी राइट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। स्कूल होते हैं उसमें स्टेट का भी होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। तो इस तरीके से ये दोनों कंकरेंट लिस्ट जो है वो दोनों का मिक्सअप है। तो प्रोविजन ऑफ फिस्कल फेडरलेशन, तो फेडरलिज्म क्या होता है बच्चे, फेडरलिज्म होता है कनेक्शन बिटवीन द लॉर्ड एंड द पीजेंट। तो ये जो फेडरलिज्म है, मतलब वो पहले की बात थी कि जैसे हम उसमें यूरोप में बात करते थे तो वो उसकी डेफिनेशन कुछ और थी, लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये पावर दो में डिवाइड हो गई है। अब इसमें बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मॉडरेट फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द फिस्कल फेडरेशन, राइट। तो in the case of the some taxes such as the custom duties and company taxes, all the proceed were retained by the center। अब ये custom duties क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई दुबई गया, वहां से गोल्ड लेकर आया बहुत सारा, या कोई दूसरी कंट्री में गया वहां से कोई चीज लेकर आया, आकर के और फिर वो जो एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उस पर एक टैक्स लिया जाता है, ठीक है, आने जाने का जो कस्टम ड्यूटीज होती है। कस्टम ड्यूटीज ये होता है कि बाहर से कोई इंपोर्ट होती है कोई चीजें, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको वो बोलते हैं, उस पर क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। सो ये पूरा कस्टम ड्यूटीज को या फिर कंपनी टैक्सेस को, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उस पर टैक्स लागू करना, ये सारा काम किसका होता है, सेंटर का होता है। इन केस सम ऑफ द टैक्सेस सच एज द इनकम टैक्स एंड द एक्सरसाइज ड्यूटीज एंड प्रोसीज वर शेयर्ड बाय द बोथ सेंटर एंड द स्टेट। अब ये काम दोनों के होंगे, ये काम दोनों के होंगे। जैसे इनकम टैक्स होगा, राइट, जैसे एक्साइज टैक्स होगा, किसी पर छापा पड़ना है, किसी पर कुछ करना है, तो ये दोनों का होगा। प्रोसीड ऑफ द शेयर्ड बाय द both the center and the state, but income from some other taxes such as state duties was wholly assigned by the state। अब क्या कहा गया है, स्टेट पर फुल्ली तरीके से सच एज द स्टेट ड्यूटी, यानी कि लैंड को, फार्मिंग को, जो भी फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, उस पर पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है। सम टैक्सेस सच एज द लैंड एंड द प्रॉपर्टी, सेल टैक्स, ये टैक्स ऑन द बॉटल लिक्वेयर शॉप। अब ये जो शराब वगैरह का काम होता है, लिक्वेयर शॉप होती हैं, तो इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट का ही राइट होता है। तो वो चाहे तो इसको बंद करवा सकती है, चाहे तो इसको चलवा सकती है, रन करवा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कोविड पीरियड में ये देखा होगा ना, टेम्पल से भी पहले यही चीज़ ओपन की गई थी। तो इससे बच्चे गवर्नमेंट की इनकम होती है, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होती है, राइट। तो बच्चे ये था हमारा एक क्रिस्प रिवीजन जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अब थोड़ी सी करते हैं काम की बातें। तो बच्चे ये देखो, CUET का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो होने जा रहा है 26 जनवरी 2023 को, राइट। और ये सुबह होगा 11 बजे। तो इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। हिस्ट्री में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आपके जो NTA की तरफ से जैसा लेटेस्ट पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उस तरीके से ये टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जरूर से इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, राइट। अगर CUT के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है फॉर्म को फिल करने में या सब्जेक्ट को चूज करने में, कॉम्बिनेशन को कैसे करना है, क्या चीज करनी है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे CUT की भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में आपको CUT का एग्जाम भी देना है। तो उसके लिए ये बैचेस को लॉन्च किया गया है। ये आपका महापैक विदाउट बुक है, ये आपका महापैक विद बुक है, और ये आपका टॉपर्स बैच है, और ये आपका समर 2.0 बैच है। इस टॉपर बैच में बच्चे क्लास 12th प्लस आपके CUT दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। और इस महापैक में आपको फिजिकल बुक भी दी जा रही है, साथ साथ में आपको CUT के जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे उनका एक्सेस आपको, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार इस महापैक में एनरोल हो जाएंगे तो आप ये समझिएगा कि आपने CUET तक आपको कोई बैच नहीं परचेज करना पड़ेगा। नए स्टूडेंट जैसे जैसे एंट्री करते रहेंगे वैसे वैसे उनके साथ आपकी 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन होती रहेगी और एक अच्छी नॉलेज तुम लोग लेकर जाओगे। लेकिन बच्चे इन सब पर आपको डिस्काउंट मिलेगा पूरे 17% का। और जब आप कोड यूज करोगे Y489, कोड क्या यूज करोगे, Y489, जब इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स को परचेज करने में।
और अगर आप कोर्स के अलावा अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो उस पर भी 17% का डिस्काउंट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कूपन कोड Y489, राइट। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं तो उनको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अच्छे से एग्जाम करना है, बी कॉन्फिडेंट और कीप ग्रोइंग। बाय बाय।